Assalamu alaikum. Dear students, in this lecture, we are going to read the Introduction to the Making of Pakistan written by K.K. Aziz. This book is very important because it is not only recommended by FPSC for your Pakistan Affair papers, but it is also something which is going to help you in understanding the position of Pakistan in terms of many problems that it is facing today. और जब हम थोड़ा सी सिंपैथेटिक नैरेटिव देखते हैं तो हम इस बेहतर पोजीशन में होते हैं कि हम अपनी कंट्री को अपनी स्टेट को जस्टिफाई कर सके पर्टिकुलरली इन आर एस्से पेपर। अब ये किताब आपके पास ऑलरेडी होनी भी चाहिए, और अगर नहीं है तो एस्से के लिए इसके लिए आपके दो चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है इंट्रोडक्शन और दूसरा है द कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर इज़ द चैप्टर जो कि आपको एक्चुअली पाकिस्तान के पास्ट को समझने में, ये जो मिथ्स हैं, सिंबल्स हैं, इनको समझने में बहुत इफ़ेक्टिव साबित होगा। दिस इज़ चैप्टर नंबर 5, द कल्चरल फैक्टर। सो और जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं और कैसे हम कल्चर को रीइंफोर्स कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों के थ्रू, जैसे कि फ़िलासफ़ी, आर्ट, लिटरेचर, लैंग्वेज, ये बहुत ज़रूरी होता है। और उसको जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक कोई चीज़ हमारे पास ब्लैक एंड वाइट में नहीं होती, तब तक हम इस पोजीशन में ही नहीं होते कि हम उसके ऊपर एक एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू दे सकें। सो ये चैप्टर नंबर 5 ज़रूर पढ़िएगा, द कल्चरल फैक्टर। ये आपके नोट्स में भी मैंने शामिल किया है। और दूसरा जो हम अभी करने लगे हैं वो है आपका इंट्रोडक्शन, जो कि आपको पढ़ना चाहिए। और ये किसी भी ऐसे में जो कि पाकिस्तान के ऊपर पूछा जाएगा, उसमें घुमा फिरा के पाकिस्तान की प्रॉब्लम यही है कि वी आर अ कंट्री बट नॉट अ नेशन। वी हैव मैनी नेशंस, we are many nations and we have many nations within this one nation. So nationalism जो है वो weak है। वाटर क्राइसिस वाले सवाल में वो कहता है वाटर क्राइसिस एंड नेशनल इंटीग्रेशन। क्रिएशन ऑफ प्रोविंस में भी वो यही कहता है, क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस एंड नेशनलिज्म की वो बात करता है। हमारा जो नेशनल डिसइंटीग्रेशन है उसकी बात करता है। क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस में भी वही बात है। फिर जब वो हमसे बात करता है माइनॉरिटीज़ की, तो वो कहते हैं नो वन वांट्स द फेट ऑफ माइनॉरिटीज़, कैन नेशनलिज्म बी इंक्लूसिव। तो वो नेशनलिज्म का इंक्लूसिव होना, नेशनलिज्म एक फिनोमिनन है जो कि इसेंशियली एक्सक्लूसिव है, एक ग्रुप को दूसरे में से एक्सक्लूड कर देता है। तो नेशनलिज्म का इंक्लूसिव होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हम ये बातें कब कर सकते हैं? जब हमने नेशनलिज्म के ऊपर कोई चीज़ पढ़ी हो। सो हम जिस चीज़ को भी डिस्कस करने लगे हैं वो है इंट्रोडक्शन। और ये बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, इसमें से आप अपने लिए कोटेशंस भी निकाल सकते हैं और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अगर इसको पढ़ लेते हैं तो आपको पाकिस्तान से रिलेटेड किसी भी एस्से के अंदर ये आपको सेव करेगा। आई कैन वाउच फॉर दैट। इंट्रोडक्शन। Nation, nationality, nationalism, there is no more explosive set of words in modern political vocabulary nor more polemical। ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, वो कहता है इतना एक्सप्लोसिव भी कोई नहीं है, और पोलेमिकल होता है जिसकी मल्टीपल डेफिनेशंस होती हैं, लोडेड विद डेफिनेशंस है। तो ऐसा कोई एक्सप्लोसिव सेट ऑफ वर्ड्स है ही नहीं। वेदर यू आर अ पोलिटिकल फिलोसोफर इन सर्च ऑफ अ डेफिनेशन ऑफ अ नेशन और अ mere एजुटेटर क्लेमिंग नेशनहुड फॉर योर पीपल, द कॉन्सेप्ट एलूड्स यू। कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये हर उस बंदे को जो आप कहीं से भी आपका ताल्लुक, आप फिलोसोफर हो या आप एक लीडर हो, ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपको इलूड करता है। ना इफ इलूड इज़ अ वर्ड जिसका मानी आपको नहीं पता, सो यू शुड लुक फॉर इट। और आपके पास अपनी रीडिंग करते हुए एक पेपर होना चाहिए या एक कॉपी होनी चाहिए जिस पे आपको जो मुश्किल अल्फाज लगते हैं आप वो लिखते जाएं, उनके मानी ढूंढें और फिर अगले दिन उनको रिवाइज करें। और कुछ दिन बाद जब आप उसको दोबारा पढ़ें, ये भी हो सकता है कि आप अपनी कॉपी के साइड पे ये जो आपने प्रिंट्स निकाले हुए हैं उस पर लिख दें लफ्ज़ का मानी, और जब आपको उसका मानी आ जाए, अगली दफ़ा जब दोबारा पढ़ें तो फिर मानी देखना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। और हम जब डिक्शन की बात करते हैं तो किसी फैक्टर को या किसी फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, बार बार वही अल्फाज जो होते हैं उनका इस्तेमाल होता है। तो आप ये देखिए कि उसने लिखा है इलूड्स यू, और अगली लाइन में वो कह रहा है कि बट इलूसिवनेस इज वन थिंग, इनर्टनेस क्वाइट अनदर। यानी अब उसने वही लफ्ज, सेम वही वर्ड है, हम बात करते हैं फैमिली ऑफ वर्ड्स की, तो ये वही वर्ड की फैमिली चल रही है इलूड वाली, और अब वो बात कर रहा है इलूसिवनेस की। सो अगर हम लफ्ज़ को समझ लेते हैं और हम उसका मानी देख लेते हैं तो फ़ायदा ये होता है कि हम सिर्फ एक लफ्ज़ को तैयार नहीं कर रहे होते, हम बल्कि उसकी पूरी की पूरी फैमिली को तैयार कर लेते हैं। सो आपका काम ये है कि जब भी आपको कोई चीज़ मुश्किल लगे तो उसका मानी देख लिया करें। और इलूसिव का मानी मैं आपको बता देती हूँ, इट इज़ समथिंग विच इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड और हार्ड टू डिफ़ाइन और डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर। यानी ये आपको बहुत क्लियर नहीं होती, ये आपको इलूसिव रहता है, अनक्लियर रहता है।
अच्छा, आप इलूड का आपने मानी देखा तो आपको इलूसिवनेस भी आ गया। इलूसिवनेस इज नाउन, इलूड इज वर्ब। चीज़ों को, वोकेबलरी को तैयार करते हुए ये भी देखा करें कि पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। सो वो कहता है कि इलूसिवनेस इज वन थिंग, इनर्टनेस क्वाइट अनदर। सो ये जो इनर्टनेस है, इनर्टनेस क्या है कि ये एक इनर्ट इनर्ट गैसेस थी जैसे हमारी, जो खुद से कुछ नहीं कह रही होती, ठीक है। When nationalism is on the rampage, no semantic defense will hold the storm, semicolon, people make their own definitions and die for them. So nationalism में क्या होता है कि people make their own definitions and die for them. So ये हमारे पास एक और चीज़ आ गई कि लोग जो हैं वो अपनी नेशनलिज्म की खुद ही डेफिनेशंस बनाते हैं. They can go to any extent. No other word is so heavily charged with emotional overtones. The discussion of no other concept attracts so many loaded phrases. To define any controversial term is notoriously difficult. To try to do so is to try to do so to try to do so in such a disputatious field is to court disaster. For the curious, there is a vast literature on the subject in which. Okay, so now this paragraph, if you are reading for essay, and if you are reading anything, and there is a paragraph that says that this is very difficult और ये बहुत controversial है, so आपको मेन आइडिया तो मिल ही गया था. उसने कहा था एक्सप्लोसिव सेट ऑफ वर्ड्स है. अब उसने हमें और कोई चीज़ नहीं बताई. ये पैराग्राफ वी डोंट हैव टू गो थ्रू इट अगेन, ये इररेलेवेंट हो गया. इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी. इसमें बस यही था कि बहुत इलूसिव है, बहुत पोलेमिकल है, सिमेंटिक डिफेंस है, डेफिनेशन निकालना बड़ा मुश्किल है. To illustrate this confusion as well as to indicate the difficulties of precise definition, let us briefly see how at different times different people have played games with this triad. ये जो है, ये वाला जो आपका एक छोटा सा पैराग्राफ है, ये ट्रांजिशनल पैराग्राफ है. अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ट्रांजिशनल पैराग्राफ को लिखने की कोशिश करते हैं, तो वो कहते हैं कि इन द प्रीवियस पैराग्राफ causes of climate change were discussed, and in the following paragraph effects of global warming will be शेयर्ड. अब ये बहुत ही इमेच्योर सी चीज़ है. अगर आपने लिखना ही है तो वो थोड़ा सा फिर उसमें मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करें. ऐसा ना करें कि एक फिट जुमला बना लिया जिसमें दो जो लफ्ज़ बदल के आप हर जगह पे उसी को फिट करते रहें. सो वो कहते हैं कि इस कन्फ्यूजन को इलस्ट्रेट करने के लिए और डिफ़िकल्टीज़ जो कि डेफिनेशन को लेकर आती हैं, हमें ये देखना पड़ेगा कि डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट लोगों ने इस ट्रायड को कैसे डील किया है. सो ये ट्रायड क्या था? नेशन, नेशनैलिटी एंड नेशनलिज्म. सो प्राइमरीली जिनकी बात हो रही थी वो इन तीन टर्म्स की हो रही है. फिर वही बात आ गई कि जब भी कोई राइटर कोई चीज़ लिख रहा होता है तो वो कहाँ से शुरू करता है, वो उस लफ्ज़ की डेफिनेशन देता है और वो आपको बताता है कि ये आइडिया कहाँ से आया है. जब तक आप किताब नहीं पढ़ते आपको नहीं समझ आता कि जो कहने वाला है, जो लिखने वाला है, उसने अपने आइडिया को कहाँ से इंस्पायर होकर लिखा है और वो कैसे उस आइडिया को चला रहा है. डेफिनेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है और एवोल्यूशन ऑफ एनी टर्म उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है. वो कहते हैं nation is essentially a European concept, and it is interesting to recall that during the Middle Ages groups of students from one country working in the European universities were called nations. तो क्या था मिडिल एज के अंदर? ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम वन कंट्री, जो कि यूरोपियन यूनिवर्सिटी में जो एक कंट्री से आए हुए स्टूडेंट्स काम कर रहे होते थे, उन्हें नेशंस कहा जाता था. द यूनिवर्सिटी ऑफ प्राग was divided into four nations. अब वो nations क्या थी? Bavarians, Bohemians, Poles and Saxons. Medieval Oxford made the trend a national barrier. Students belong to different nations according as they came from north or south of the river. So पहले हमारे पास ये था कि वो different countries से आए हुए थे तो वो स्टूडेंट्स थे, और अब क्या हुआ है कि वो अगर डिफरेंट पार्ट ऑफ रिवर की डिफरेंट साइड से आए हुए हैं तो भी वो एक नेशन है. Then people also spoke of a nations of physicians, of smiths, of lawyers, and so on. We know Ben Johnson's line, "You are a subtle nation, you physicians." अब ये यहाँ पे क्या हुआ कि nation का word जो है वो different professions के लिए भी use हो गया. A day came when the raw facts of power eclipsed the narrow importance of the profession, and Martin Luther was quick to distinguish between folk and nation. So हमारे पास Ben Johnson था जो कि प्रोफेशनल्स को नेशन कह रहा था, एंड देन वी हैव मार्टिन लूथर. और मार्टिन लूथर ने क्या किया कि उसने फोक और नेशन के दरमियान में फ़र्क किया है.
The common people, the lowly mortals were the folk, the princes, the knights, and the bishops. The participants who wielded political power were nation. So हमारे पास यहाँ पे nation की और जो folk हैं, जो आम लोग हैं, common people जो हैं, कॉमन जो लेमैन जो है, कॉमन पीपल इज नॉट द राइट वर्ड, सो हमारे पास उसकी एक डिस्टिंक्शन आ गई है कि वो उनकी बात कर रहा है. अब एज सच ये एक एवोल्यूशन तो है, लेकिन हमें ऐसे के अंदर इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हाँ, हम वैसे बात कर सकते हैं, जैसे एक ओवरव्यू में बात की जाती है कि जो नेशन का वर्ड है वो स्टूडेंट्स के लिए यूज़ किया जाता था, जो नेशन का वर्ड है वो रिवर के नॉर्थ और साउथ से आने वाले लोगों के लिए यूज़ किया जाता रहा है. ये यूरोपियन कॉन्सेप्ट है. नेशन का जो वर्ड है वो प्रोफेशंस के लिए यूज़ किया जाता रहा है, और फिर नेशन और फोक के वर्ड को डिफ्रेंशिएट भी किया गया, और ये मार्टिन लूथर ने किया. ठीक है, अब ये ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिसे हमने को बहुत ज़्यादा याद रखना है. अगर ये हमें पता होगी तो दैट इज़ गुड, और अगर हमें नहीं भी पता होगी तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन. अब हम आगे चलते हैं, इसका अगला पेज देखते हैं. ओके जी, फिर आगे हमारे पास आता है हेंस फोर्थ पॉलिटिकल पावर एंड नेशनहुड वर टू कीप कंपनी, द मॉडर्न एज हैड अराइव्ड. अब आप ये देखें कि उसने बात की कि ये यूरोपियन कॉन्सेप्ट है. उसने बताया कि पहले नेशन से क्या मुराद लिया जाता था, और साथ ही वो आया मार्टिन लूथर के टाइम तक. अब उसने कहा कि मॉडर्न एज अराइव होगी और पॉलिटिकल पावर और नेशनहुड जो है वो दे वर टू कीप कंपनी. अच्छा, अब हम जब आगे गए तो उसने कहा मिडीवियल प्राग और ऑक्सफोर्ड माइट हैव हैड नेशंस अमिड देयर स्टूडेंट्स, बट दे सर्टेनली हैड नो नेशनैलिटीज. अच्छा, अब वो नेशन, उसने पहले बात की थी कि नेशन का वर्ड यूज होता था, अब उसने कहा नेशनैलिटीज का वर्ड यूज नहीं होता था. द न्यू वर्ड इट सेल्फ केम इन टू यूज. अब ये न्यू वर्ड कौन सा है? नेशनैलिटी. द न्यू वर्ड इट सेल्फ came into use in the second half of the 19th century, but youth did not save it from multiplicity of meaning. Some people used it in the sense of a group of people who have certain things in common. You are a nationality if you have national aspirations. If you are a group potentially but not actually a nation. So आप nation नहीं है, लेकिन आपकी एक national aspiration है और आप एक group हैं. सो नेशनैलिटी का वर्ड जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हो गया. अदर्स मेड इट अ स्पिरिचुअल और एब्स्ट्रैक्ट और सब्जेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ नेशनहुड. यू हैव नेशनैलिटी इफ यू फील दैट यू आर वन ऑफ अ सेपरेट ग्रुप. दिस subtle distinction between being and having makes for ambiguity, and we need not to go any further with nationality. So उसने बात किया कि आपके पास you have nationality, अभी उसने have का word किया है. You have nationality if you feel that you are one of a separate group. So being a separate group and having this idea of becoming a separate group was the idea which differentiated nationality from nation. So we are done with this paragraph, and you do understand कि ऐसा nationality के ऊपर कोई सवाल नहीं आने वाला. हाँ, अगर कभी कहीं पे प्लूरलिटी ऑफ ट्रूथ की बात हो रही हो, या बात हो रही हो कि टर्म्स कैसे डेवलप होती हैं, तो आप इसकी बात कर सकते हैं, मगर एज सच आपके एस्से के साथ कोई डायरेक्ट रेलेवेंस इस पैराग्राफ की नहीं है, और आपकी किताब के साथ भी नहीं है. आपने पाकिस्तान अफेयर की किताब पढ़नी है, so this is irrelevant. We may be deceiving ourselves, but nationalism seems to lend itself to better handling. We may not be able to agree on a definition acceptable to all, but there is substantial agreement on the point that it is a sentiment. So substantial agreement किस चीज़ के ऊपर है कि nationalism is a sentiment, a consciousness, a sympathy which binds a group of people together. It is the desire of a group of individuals who are already united by certain ties to live together and if necessary to die together. This is your definition of nationalism, and here you can actually quote KK Aziz. के KK Aziz जो है वो nationalism को ऐसे define करता है. It is the wish of a people who feel that they are one to go on living as one. Admittedly, this is not very illuminating. Rigorous reasoning can pick many holes in it. अच्छा, अब ये हर राइटिंग के अंदर राइटर जो होता है वो लफाजी भी करता है. अब ये लफाजी मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर एज अ होल देखें तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि हमने एसेंस निकालना है और हमने जो पॉइंट्स हैं उनको सिफ्ट आउट करना है, तो अब ये इस तरह के जो जुमले हैं, दिस इज़ नॉट वेरी इल्यूमिनेटिंग, रिगरस रीजनिंग कैन पिक मैनी होल्स इन इट, लेकिन ये हमने निकाल दिया. बट मस्ट वी हैव डिफाइन before we know what toothache is. Without sitting down to define it, we can know something even without understanding it. If understanding must come first, who among us dare say that he ever loved a woman? Who among us will pause to define the ecstasy of love, the personal tragedy of death, the smell of a rose, or the glow of a star? ये सारी rhetoric है.
अब रिटोरिक में क्या होता है कि आप लफाजी करके ऐसे बड़े बड़े आइडियाज़ दे के तो आप किसी पॉइंट को टच कर रहे होते हैं, वी डोंट नीड दिस, हमें वर्बोसिटी नहीं चाहिए, ये सारा इरेलीवेंट था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये दो तीन लाइनें थी कि नेशनलिज्म इज़ अ सेंटिमेंट, a consciousness, a sympathy which binds a group of people together. It is the desire of a group of individuals who are already united by certain ties to live together and if necessary to die together. अब ये जो उसने लिखा है who are already united by certain ties, ये वाली जो बात है इसको उसने आगे जाके जो हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ्स हैं उनमें जाके उसने इलेबोरेट करना है कि ये सर्टन टाइज जो हैं ये कौन सी वाली हैं, क्योंकि जब तक वो हमें समझाएगा नहीं हमें पता नहीं चलेगा कि ये कौन सी टाइज हैं जो कि ऑलरेडी किसी में पाई जाती हैं जो कि नेशन बनाता है। अच्छा, उसने आगे कहा दिस इज नॉट अ फ्लाइट ऑफ फैंसी, द आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेड हियर इज दैट नेशनलिज्म लाइक सो मेनी अदर ह्यूमन एक्सपीरियंसेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। सो नेशनलिज्म क्या है? इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। वी नो दैट वी आर अ नेशन, therefore we are a nation. It is not logic, it is intuition. It is not dialectics, it's instinct. It is not a thought process approved by the laws of reasoning. It is a conviction born of insight. It is a vision and awareness which comes to us in the flash of a moment. That is what makes it irresistible. People die for their faith. They rarely die in defense of reason. ये उसका क्रक्स निकला, नतीजा निकला कि ये एक इंट्यूशन है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, ये एक क्या कहते हैं कॉन्शियसनेस है, कन्विक्शन है, विजन है, अवेयरनेस है। सो दिस इज़ अ गुड पैराग्राफ। और आप ये देखें कि ये सारा पैराग्राफ जो है इसमें ज़्यादातर सेंटेंसेस जो हैं इवन इन प्रीवियस पैराग्राफ हमें नज़र आ रहा था कि लिंकिंग वर्ब्स का इस्तेमाल किया गया। सो लिंकिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जहाँ पे लिंकिंग वर्ब्स आते हैं वहाँ पे हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब या डिफाइन कर रहे हो, तो उसने कहा दिस इज़ नॉट this argument presented here is that nationalism is a state of mind. अब ये describe हो रहा है, ठीक है? We know that we are a nation, linking verb, therefore we are a nation. It is not logic. ये भी आपका, ये देखें linking verbs लगे हुए हैं। linking verbs क्या करते हैं कि आपको किसी भी चीज़ को link कर देते हैं किसी noun या adjective के साथ, तो आपको समझ आती है कि अच्छा ये जो है इसको इस adjective से modify करते हैं और इस noun से complement करते हैं। So it is a vision, it is a conviction, और दैट इज़ व्हाट मेक्स इट इररेसिस्टिबल। तो ये सारा का सारा जो था हमारा डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन वाला पैराग्राफ चल रहा था। अच्छा, अब उसने कहा था कि जो टाई किया जाता है टुगेदर, सो अब उसी पॉइंट पे हम दोबारा गए। अब उसने हमें कहा कि व्हाट आर द आर्टिकल्स ऑफ द स्ट्रेंज फेथ विच हैज़ मेड एंड रीमेड मॉडर्न हिस्ट्री, सो which has drawn lines across maps upon its own responsibility, which has killed millions in national wars, and which has also made millions free. A study of modern nationalism points to 13 conditions or beliefs which seems to make it a creed. So हमारे पास 13 कंडीशंस हैं जिनकी बात हो रही है, और आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पैराग्राफ है ये क्वेश्चन से शुरू हुआ है। सो क्वेश्चन इज़ अ वेरी गुड डिवाइस। जब हमने सवाल करना होता है तो सवाल से हमने मकसद ये नहीं होता कि अगले बंदे से जवाब पूछ रहे हैं। सवाल करने का मकसद राइटिंग में ये होता है कि हम थॉट को प्रोवोक कर रहे हैं। वी आर आस्किंग आवर रीडर टू थिंक अबाउट समथिंग। सो अब हमारे पास उसने हमें कहा कि 13 कंडीशंस हैं। सो अब वो 13 कंडीशंस में क्या निकलेगा? फर्स्ट एंड द मोस्ट प्री एमिनेंट इज द कॉमन ग्रुप फीलिंग विच इंस्पायर्स द मेंबर्स ऑफ अ नेशन। पहली चीज़ क्या है? कॉमन ग्रुप फीलिंग है। We all belong to one nation expresses this sentiment. The second, flowing from the first, is the love for fellow nationals. दूसरी ये आ गई। This certainly doesn't mean that say का word आता है for example के लिए, every Pakistani loves or like every other Pakistani, but it does mean that in a foreign country Pakistanis will tend to get together, or on a personal level in a quarrel with a Pakistani and a foreigner, other Pakistanis will normally side with their compatriot. The third, which is a consequence of the first two, is common hostility to other like groups. अच्छा, अब ये जो बात थी कि वो जब पाकिस्तानी जो होगा वो ऐसा नहीं है कि दूसरे पाकिस्तानी से मोहब्बत करता है, लेकिन अगर किसी पाकिस्तानी और फॉरेनर में चूज़ करना होगा तो पाकिस्तानी की साइड ली जाएगी। अब देखें, उसने हमें जो पहले वाला पॉइंट था वो सिर्फ ये बताया कि ये सेंटिमेंट क्या है कॉमन ग्रुप फीलिंग का, लेकिन जहाँ पे दूसरे वाला सेंटिमेंट आया वहाँ पे उसने हमें बाकायदा एक्सप्लेन भी कर दिया कि ये जो दूसरे वाला सेंटिमेंट है उसकी मिसाल भी दे दी। तीसरे वाला क्या था? कॉमन हॉस्टिलिटी टू अदर लाइक ग्रुप्स। अच्छा, अब क्या है? बिफोर 1947 द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया हु कंसिडर्ड देमसेल्व्स अ नेशन लुक्ड विद हॉस्टिलिटी अपॉन द हिंदूज एंड द सिख। सो हमारे पास 1947 में ये जो हॉस्टिलिटी थी ये प्रोपोर्शनेट है टू द थ्रेट, इन प्रोपोर्शन
in proportion to the threat which one nation group poses to the existence of the other. This feeling is inevitable in a country or geographical area occupied by more than one nation, particularly if one national group feels that its existence is denied or opposed or threatened or even criticized by the other. For example, in the pre 1947 imperial India और इन द प्री 1919 ऑटोमैन एम्पायर. अब आप ये देखें, ये जुमला भी और पीछे वाला जुमला भी बहुत अच्छा था, जहाँ पे उसने कहा था कि हैज़ मेड एंड रीमेड. सो उसने एक हेल्पिंग वर्ब के साथ दो एक्शन वर्ब्स दिए थे. हैज़ था हेल्पिंग वर्ब, मेड एंड रीमेड दो एक्शन वर्ब्स थे. यहाँ पे क्या हुआ, दिस फीलिंग इज इनएविटेबल, अच्छा, ऑक्यूपाइड बाय मोर देन वन नेशन, पर्टिकुलरली इफ वन नेशन ग्रुप फील्स दैट इट्स एग्जिस्टेंस इज डिनाइड और अपोज्ड और थ्रेटन्ड और इवन क्रिटिसाइज. अब ये बार बार और लिखने का मकसद क्या था कि वो हाईलाइट कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है कि भाई और अपोज्ड और थ्रेटन्ड. चाहता तो वो कॉमा लगा सकता था कि भाई इज डिनाइड कॉमा अपोज्ड कॉमा थ्रेटन्ड और क्रिटिसाइज, लेकिन फिर इसका ये इफेक्ट नहीं आना था. सो इस पैराग्राफ में उसने तीन चीज़ों को इकट्ठे किया है. सो नेक्स्ट में हम जाते हैं. द फोर्थ इज अ कॉमन टेरिटरी. सो कॉमन टेरिटरी पोजेस्ड और coveted by a nation once the emotion of nationalism has been aroused. Territory is the first and an indispensable step towards the establishment of a state. तो हमें टेरिटरी फर्स्ट एंड एन indispensable step है जब आपकी एक कॉमन नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो अराउज हो जाती है. इन इंडिया the Muslims claim the Muslim majority provinces as their homeland. The Jews have similarly claimed and want Israel as their historical and national home. So ये हमारे पास examples आ गई. The fifth is the existence of a common sovereign government. A common sovereign government जो है और the desire for it, कि आपकी अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए. गवर्नमेंट होना या उसकी डिज़ायर करना दोनों शामिल हैं. ये सेकेंड स्टेप है आफ्टर अ टेरिटरी हैज़ बीन मेंटली demarcated and the claim to it staked. Sovereignty, or politically speaking, independence is usually the final goal of all nationalist movements. Freedom is the open sesame which has been invoked by all colonial people struggling to be their own masters. तो ये फ्रीडम जो है वो हर उस बंदे को चाहिए होती है. हर कॉलोनी, जितनी कॉलोनीज थी उनके लोगों को चाहिए थी, सब फ्रीडम फाइटर्स को चाहिए होती है, ताकि उनके पास अपना लैंड हो और उस लैंड के अंदर उनकी अपनी गवर्नमेंट हो. सिक्स्थ है द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन मॉरल, सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस और आइडियाज़. सो कॉमन मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आइडियाज़ होते हैं. सॉरी, मॉरल इंस्टीट्यूशंस हैं, वैल्यूज़ नहीं है, वैल्यूज़ बाद में आएंगी. Medieval history provides some examples of nationalism, though this word was then not used to describe the movement based. अब ये अगले पेज पे भी हम जाएंगे, लेकिन अभी तक आप ये देखें कि उसने हमें 6 चीज़ें बता दी हैं. अब अगर हम इसकी साथ साथ आउटलाइनिंग कर रहे होते तो हमने यही कॉमन ग्रुप फीलिंग एक आ जाएगा. ठीक है, सो हमारे पॉइंट्स बनते जाएंगे. लव फॉर फेलो नेशनल्स दूसरा हो जाएगा, कॉमन हॉस्टिलिटी तीसरा हो जाएगा, चौथा है कॉमन टेरिटरी, पांचवा है कॉमन सॉवरेन गवर्नमेंट, छठा है एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन मॉरल, सोशल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस और आइडियाज़. अब जब आप ऐसे कर रहे होते हैं तो आपने 13 के 13 नहीं लिखने बैठ जाने, क्योंकि आपका ऐसे कभी भी नेशनलिज्म के ऊपर नहीं होगा. आपने अपने ऐसे में नेशनलिज्म को लिंक करना होगा. तो आप देखेंगे कि इन 6 में से कौन सा आइडिया जो बेहतर तौर पे लिंक हो रहा है, और जो यहाँ पे उसने आपको डेफिनेशंस दी हुई है या जो यहाँ पे उसने आपको डेफिनेशन दी है, उसमें से कौन सी डेफिनेशन है जो अप टू द मार्क है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने उस एस्से के मुताबिक. सो रीडिंग करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके जहन में अलग-अलग इंफॉर्मेशन जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए. अब हम अगले पेज पे मूव करते हैं. Based on the Christian religion. In our age, nationalism has been such formidable inspirations as communism, National Socialism, and fascism. On a less powerful scale, radicalism and reformism have been the ingredients of many nationalist movements. Now you do understand कि ये चीज़ जो है ये हमारे लिए बिल्कुल irrelevant है. पीछे जहाँ पे उसने इसराइल की बात की थी, मुसलमानों की बात की थी, वो वाला रेलिवेंट पार्ट था. इवन सिख कम्युनिटी की और मुसलमानों की और हिंदुओं की जो हेट्रेड की बात की थी, डेट वाज ऑल्सो रेलिवेंट. और जहाँ पे उसने कहा था कि ये नहीं है कि दे लव फॉर फेलो नेशनल्स, उसने ये नहीं कहा था कि पाकिस्तानीज लव एंड लाइक ईच अदर, लेकिन अगर कहीं फॉरेन लैंड में होंगे तो दे टेंड टू सपोर्ट ईच अदर. सो ये वाली वो बात है जब हम इस्लामोफोबिया की बात करते हैं और हम देखते हैं कि जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं, जस्ट कम टुगेदर एंड दे आर इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड द ग्रीवेंसेस ऑफ ईच अदर. और जब बाहर के ममालिक में हम देखते हैं कि कैसे पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो मिल के रहती है.
वहाँ पे कहीं मेंशन किया जा सकता है। अब सेवन्थ क्या है, इज़ द पोजेशन ऑफ सम कल्चरल करेक्टरिस्टिक। सो सम कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कौन सी हैं, लैंग्वेज, कस्टम्स, मैनर्स, लिटरेचर, आर्ट, म्यूज़िक, फोकलोर। सो पाकिस्तान के अगर मसाइल की बात करते हैं तो मसला ये है कि हमारा लिटरेचर भी एक नहीं है, दूसरा ये कि हमारा लिटरेचर भी डेड है, लैंग्वेज है तो उसमें भी कंसेंसस नहीं है कि कौन सी रखनी है, म्यूज़िक है तो वो भी हम यूनिफाई नहीं कर पाते चीज़ों से, हमारे मुल्क में चीज़ों से या डिफरेंट ये जो फैक्टर्स हैं इनसे यूनिटी नहीं आती, बल्कि क्या होता है कि जो चीज़ चल रही होती है वो फर्दर जो है वो डिसजॉइंटेड हो जाती है, और लोग जो है उस पर रीज़न बना देते हैं कि हमारा म्यूज़िक अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारा कल्चर अलग है, फोकलोर अलग है, मैनर्स अलग है, लिटरेचर अलग है, लैंग्वेज अलग है। और हम देखते हैं कि डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ हैं वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करती हैं कि हमारा कल्चर इनसे बेहतर है, हम इनसे बेटर हैं। सो हमें ये चीज़ पाकिस्तान में नज़र आती है। If a person shares these with others and wants to go on sharing them, he is a member of that nation. Culture in its broader sense is the most lasting foundation of nationalism. और यही मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 5 है द कल्चरल फैक्टर, जो कि आपको पढ़ना चाहिए। द एट्थ इज़ अ कॉमन रिलीजन। अब आप ये देखें कि सेवन्थ पे उसने कहा है कि कॉमन कल्चरल करेक्टरिस्टिक, यानी कॉमन कल्चर की वो बात कर रहा था। एट्थ पॉइंट के ऊपर वो कॉमन रिलीजन को लेकर आता है। अब जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, द प्रॉब्लम्स विच आर बीइंग फेस्ड बाय पाकिस्तान की, तो एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हम कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या। सो हमारे पास जो उसका एक वर्जन निकलता है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी कीप इन आवर माइंड वाइल डिफाइनिंग पाकिस्तान, तो वो है रिलीजन। और हम के अजीज़ को देखें तो ज़ाहिरी बात है, ही इज़ नॉट अ ले मैन, हमारे सामने एक स्कॉलर है जो कि नेशन, किसी नेशन को डिफाइन करते हुए रिलीजन को 8th पोजीशन पे रख रहा है। इस चीज़ को हम जहन में रखेंगे और हम इसको एज एन आर्ग्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं कि के अजीज़ की जो 13 कंडीशंस हैं ऑफ बीइंग अ नेशन, उसमें 8th पॉइंट के ऊपर हमारे पास रिलीजन आता है। In the secularism of the 20th century, religion has lost much of its force, yet it has produced the two most controversial national states of the post-war period, Pakistan and Israel. यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि वो उसने कहा है कि in the secularism of the 20th century, religion has lost most of its force, yet अब हमारे यहाँ एक पहले होता था कि ऑल दो येट का जो पेयर था वो इस्तेमाल होता था, अब ऑल दो येट का जो पेयर है वो इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो येट का जुमला जो है ऑल दो के बगैर बना ही नहीं सकते। तो अगर किसी स्टूडेंट ने बनाया होता तो वो बनाता कि ऑल दो रिलीजन हैज़ लॉस्ट much of its force, yet it has produced the two most controversial nation states of the post war period। अगर आप ऑल दो yet का इस्तेमाल इकट्ठे करेंगे तो आपका जुमला गलत हो जाएगा। अच्छा, अब नाइन्थ क्या हुआ, इस कॉमन हिस्ट्री और कॉमन ओरिजिन। So this is also important. Whether this history is real or invented is pointless, so long as the members of a nation believe in it and look upon certain common historical figures as national heroes। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी जो कॉमन हिस्ट्री है वो रियल है या इन्वेंटेड है। मिथ्स और सिम्बल्स की बात उसने बहुत अच्छे तरीके से की हुई है कि ये जो आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है नेशन बिल्डिंग के अंदर, इसमें आपके जो मिथ्स और सिम्बल्स हैं बहुत पार्ट अदा करते हैं, और मिथ्स तो होती झूठी हैं। यहाँ पे उसने कहा कि ये आपकी जो हिस्टोरिकल फिगर्स हैं और जो नेशनल हीरोज़ हैं जिनकी तरफ आप देखते हैं, ये होना बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान का एक मसला ये है कि हमारे पास हिस्टोरिकली जो फिगर्स हैं वो डिस्प्यूटेड हैं, और नेशनल हीरोज़ जो हैं दे आर हैंडफुल। सो हम जब नेशनल हीरोज़ की बात करते हैं तो वो दो चार ही निकलते हैं, और हमें समझ नहीं आता कि नेशनल हीरो जो है वो कोई फिल्म मेकर होना चाहिए, या वो कोई राइटर होना चाहिए, या वो कोई एडी साहब की तरह कोई बंदा होना चाहिए, या कोई साइंटिस्ट होना चाहिए। वी आर डिवाइडेड बिकॉज वी डोंट हैव a series of national heroes who are coming to our aid to give us the sense of being one. Similarly, though modern science rejects both the theory and the purity of races, the feeling of common racial origin may lead to solidarity of sorts, as the modern Arab movement and the idea of Pan-Africanism illustrate. The tenth is a common character shared by the national group. Geography, history, religion and culture combine to mold the contour of national character. So अब उसने क्या किया है कि इन चीज़ों को इकट्ठा कर दिया है। जो geography है यानी आपकी टेरिटरी, हिस्ट्री, रिलीजन और कल्चर जो है वो आपके नेशनल कैरेक्टर जो है उसको तरतीब देते हैं। ठीक है, सो नेशंस की भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिनसे नेशंस को पहचाना जा सकता है। 11th क्या है कि कॉमन प्राइड इन नेशनल अचीवमेंट्स।
सो एंड अ कॉमन सोरो इन नेशनल ट्रेजिडीज़। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि अर्थक्वेक आ जाए, कोई ट्रेजिडी आ जाए, नेचुरल कैलामिटी आ जाए, कोई मैन मेड डिज़ास्टर हो, तो हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे की मदद को पहुंचते हैं, विच इज़ वेरी गुड। बट देन द प्रॉब्लम इज़ दिस कि हम अपनी अचीवमेंट्स को हाईलाइट नहीं करते, ना स्टेट लेवल पे किया जाता है, गवर्नमेंट के लेवल पे किया जाता है, और ना ही हमारा मीडिया करता है। और लोगों को भी आदत पड़ गई है कि जैसे ही कोई ट्रेजेडी होती है उसमें तो वो यूनाइट हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई अचीवमेंट होती है तो उसमें वो कोई ना कोई तरीका निकाल देते हैं क्रिटिसाइज करने का कि इसमें तो कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही होगी। Traditionally, this pride attached to feats of arms, and this sorrow to military reverses. But in our टेक्नोलॉजिकल एज में क्या होता है कि ये जो आपकी अचीवमेंट्स हैं ये क्या बन जाती हैं? साइंटिफिक कंपटीशन, economic rivalry, and even educational jealousy are largely replacing the race for armaments. तो पहले तो हो सकता था कि armaments मैटर करते थे, हमारी मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है इससे फ़र्क पड़ता था, लेकिन अब क्या होता है कि हम साइंटिफिक कंपटीशन में कहाँ हैं, एजुकेशनल लेवल पे कहाँ बैठे हैं, इकोनॉमी में कहाँ बैठे हैं, ये हमें हमारे लिए एक डिसाइसिव फैक्टर के तौर पे काम करता है। द 12th इज सिंपल डिवोशन टू द नेशन। सो डिवोशन होना बहुत ज़रूरी है। My country, right or wrong, is one expression, an extreme one perhaps, of this feeling. The last, अच्छा अब ये देखिए, my country, right or wrong. So what happens with us? हम कहते हैं पाकिस्तान इज़ अ फेल्ड स्टेट, पाकिस्तान का तो कुछ नहीं हो सकता, पाकिस्तान में तो ये हो गया वो हो गया। वी लव दिस कंट्री, बट हम इस कंट्री को एक्सेप्ट नहीं कर सकते जैसे भी ये है। सो वी ऑलवेज फाइंड अ वे टू ब्लेम इट। और हम जब प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमारी जो डिवोशन है वो है हमारी अपनी सक्सेस के लिए, हमारे मुल्क की तरफ नहीं होती। ठीक है, सो ये डिवोशन होना बहुत ज़रूरी है। द लास्ट इज़ द होप दैट द नेशन विल वन डे बी ग्रेट। अच्छा, ये हमारे पास 11 थी जिसमें था नेशनल अचीवमेंट। उसके बाद ये 12 था माई कंट्री राइट और रॉन्ग, और 13 पे उसने लिखा है द लास्ट। ठीक है, सो 13 को 13 लिखना ज़रूरी नहीं था, लास्ट लिखने से कंक्लूसिवनेस आती है। इज़ दी होप दैट द नेशन विल वन डे बी ग्रेट, और इफ इट इज़ ऑलरेडी दैट द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड। ये वो फेथ है जो आपको और मुझे है ही नहीं कि हमारे मुल्क का कुछ हो सकता है। वी बिलीव दैट दिस कंट्री इज़ गोइंग डाउन द ड्रेन। एक तो हमारी नेशनल अचीवमेंट्स जो हैं उसमें हम प्राइड नहीं लेते क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारी कोई अचीवमेंट भी है। अगर अचीवमेंट हो तो हम उसको लेके स्केप्टिकल हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि हमारी जो डिवोशन है, डिवोशन नहीं है इस नेशन के लिए। और तीसरी बात ये कि हमें ये उम्मीद ही नहीं है, ये यकीन ही नहीं है कि हम एक दिन दुनिया में ग्रेटेस्ट नेशन जो है बन सकते हैं। वी बिलीव कि सारी दुनिया जो है वो हमारे खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी कर रही है, एंड सम हाउ इट विल बी द वर्ल्ड विल वुड सक्सीड इन पुलिंग आवर लेग्स and in just keeping us close to the back door, और हमें जितने तरीके से हमें तंग किया जा सकता है दुनिया वो कर लेगी और हम कुछ नहीं कर सकते। This aspiration may work in many directions depending on the nation's mood and background. So जब आपको होप होती है तो ये होप जो है ये कई डायरेक्शंस में जा सकती है, डिपेंड करता है कि आपकी नेशन का मूड क्या है और बैकग्राउंड क्या है। सो क्या हो सकती है ये होप? टेरिटोरियल एक्सपेंशन में हो सकती है, मिलिट्री पावर में हो सकती है, साइंटिफिक एडवांसमेंट में हो सकती है, और एकेडमिक ग्लोरी में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना पड़ेगा। और जब आप बात करें कि क्लासरूम्स बिल्ड द फ्यूचर ऑफ अ नेशन, तो एक्चुअली क्लासरूम जो फ्यूचर बिल्ड करते हैं वो आपका एक्चुअली यही पैराग्राफ है। और उसमें जब ये आप कल्चर और हिस्ट्री के पीछे बात कर रहे थे तो यहाँ पे भी नेशनल कैरेक्टर की बात हो रही थी, नेशनल बिल्डिंग की या कैरेक्टर बिल्डिंग की, नेशन बिल्डिंग की। दोनों जो चीज़ें हैं वो आपके क्लासरूम से हो सकती हैं। अगर आपका क्लासरूम और कुछ नहीं तो कम अज़ कम ये अपना जो पॉलिटिकल मोटिव जो एजुकेशन का अगर उसको मीट करे और लोगों की एक पर्टिकुलर माइंडसेट में लोगों को ढाले और उनकी रीजनिंग करे, कंफॉर्मिटी करे, जो कि रसल भी कहता है कि रिलीजन जो एजुकेशन है उसका एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है, और के अजीज़ का भी यही कहना है कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है जो रेजोनेट होती है एजुकेशन के थ्रू। तो अगर क्लासरूम इम्बाइब भी कर दे बच्चों के अंदर ये होप, नेशनल अचीवमेंट के लिए जो प्राइड है उसको इम्बाइब करे, नेशनल हीरोज़ को जो है उसको पोर्ट्रे करे, नेशनल हीरोज़ को, मिथ्स को प्रमोट करे, तो नेशन जो है उसको ग्रेट बनाया जा सकता है एक सर्टन डायरेक्शन में जाके कि हम ग्रेट थे और हमें ग्रेट बनना है। द ऑर्डर इन विच दीज कंडीशंस हैव बीन गिवन रिफ्लेक्ट्स द नेचर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ नेशनलिज्म। इसका क्या मतलब हुआ?
हमारे पास जो राइटर है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है कि उसने जिस हिसाब से नेशनलिज्म को ऑर्गेनाइज किया है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, वो बिल्कुल ठीक है. ईच ऑफ द फोर नेशनल्स एंड हॉस्टिलिटी टू द ईच ऑफ द फोर, सॉरी ये रीडेबल नहीं है, ईच ऑफ द फोर प्रोसीडिंग पैराग्राफ्स डिस्क्राइब वन स्टेज in its evolution. The first enumerates the three feelings: oneness, love for fellow nationals, and hostility to other groups, which make up the emotional basis of nationalism. The second mentions the three factors: territory, sovereignty, and social ideas, which from its political and social apparatus which form. The third lists the four beliefs: culture, religion, history, and character, which constitute its spiritual equipment. The fourth portrays the sentiment of nationalism on three levels: pride in historical achievements related to the past, devotion to the national cause, concerns the present, the wish to achieve greatness is a hope ऑफ द फ्यूचर. अब अगर हम इस पैराग्राफ को देखें तो इसमें उसने एनालिसिस भी किया है और जितनी वो 13 की 13 चीज़ें दी हैं उसको एक बहुत अच्छे तरीके से, जिसे कहते हैं कूजे में बंद करना, सो हमें उसका एसेंस दे दिया. उसने हमें बताया कि इमोशनल बेसिस किस चीज़ से बन रही हैं, ठीक है. फिर उसने हमें बताया है कि जो आपका पॉलिटिकल एंड सोशल अपरेटस है वो किस चीज़ से बन रहा है, जो स्पिरिचुअल इक्विपमेंट है वो किस चीज़ से बन रहा है, और द सेंटिमेंट ऑफ नेशनलिज्म ऑन थ्री लेवल्स. जो उसने हमें ये सेंटिमेंट नेशनलिज्म का बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तीनों लेवल्स के पास में क्या था, प्रेजेंट में क्या है, और फ्यूचर में क्या होना चाहिए एक नेशन को. Nationalism can be a sentiment or a policy or a myth or a dogma or a doctrine. It is a sentiment when it is the love of a common soil, race, language, or culture. It is a policy when it is a desire for independence, security, or prestige. It is a myth when it is a mystical devotion to a vague social whole. The nation which is more than the sum of its part. It is a dogma when it is a belief that the nation is an end in itself and that the individual lives exclusively for the nation. It is a doctrine when a nation considers itself dominant group among other nations or aggressively strives to be supreme among them. The German nationalism हमारे पास यहाँ पे आ गया. अब आप ये देखिए कि उसने कहा nationalism can be a sentiment, a policy, a myth, अ डॉगमा और अ डॉक्ट्राइन. और फिर उसने बताया कि सेंटिमेंट क्या है, फिर उसने बताया पॉलिसी हो तो क्या है, फिर उसने कहा मिथ हो तो क्या होता है, फिर उसने हमें बताया डॉगमा हो तो क्या होता है, फिर उसने हमें बताया जी डॉक्ट्राइन हो तो क्या होता है. लाइक उसने वो जो हमें ऊपर वर्ड्स दिए हैं उन सारे पांचों के पांचों वर्ड्स पे उसने हमें एक एक जुमला दे के समझाया है कि क्या होता है. बहुत अच्छी राइटिंग है. दिस इज सिंपल सिंपल राइटिंग चल रही है. के अजीज़ के ज़्यादातर जो जुमले हैं ना वो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, और अगर वो मूव करता है तो वो कॉम्प्लेक्स में भी चला जाता है. ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनाता, लेकिन ये इतना मुश्किल राइटिंग नहीं हुई हुई. हमारे स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि कॉम्प्लेक्स राइटिंग क्या होती है. शायद रसल को पढ़ के बच्चों को लगता है कि मुश्किल मुश्किल लिख लो तो अच्छी राइटिंग होती है. ऐसा नहीं है. राइटिंग बहुत सादी भी होती है, बहुत सिंपल भी लिखी होती है, लेकिन सिंपल लिखे होने में भी होना चाहिए, समझ आनी चाहिए. यही आपका एक्सप्रेशन है कि रसल और के अजीज़ अगर एक ही चीज़ के बारे में लिखेंगे तो दोनों का उसी बात को लिखने का तरीका मुख्तलिफ है, दोनों के जुमले मुख्तलिफ हैं. और के अजीज़ तो बहुत सारे जुमले यही लिंकिंग वर्ब लगा के सादे सादे सिंपल सेंटेंसेस बना रहा होता है. These are different aspects of nationalism, not its definitions. ये aspects हैं, उसकी definitions नहीं है. As a description, each of them is narrow, inadequate, and misleading. As an aspect, each represent one facet and concentrates attention on it. Every nationalism is sui generis and takes on it character and shape from its context and environment. So हमारे पास बाज़ इस तरह की terms आ सकती हैं जो कि कुछ बच्चों को लगता है मुझे खुद भी नहीं पता कि इसका मतलब क्या. I'm really sorry. सो आई लुक फॉर इट. और मैं फिर आपको शेयर भी कर देती हूँ कि इसका क्या, अब बल्कि मैं क्यों शेयर करूँ, यू मस्ट लुक फॉर इट एंड ग्रुप में आप मुझे बताएं कि इस वर्ड का, इस टर्म का क्या मतलब है. और दूसरी बात ये कि कुछ CSPs को, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट तरह के ग्रुप्स होते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि ये जो मुश्किल मुश्किल की टर्म्स होती हैं इनको जब यूज़ कर लिया जाए, पर्टिकुलरली लैटिन की जो टर्म्स होती हैं उनको यूज़ किया जाए तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. पड़ भी सकता है, लेकिन बात यह कि जब तक आप किसी चीज़ का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे आपका इंप्रेशन नहीं बन सकता. And takes on it character and shape from its context and environment. Each is a mixture of all these ingredients but never in equal proportions. It is a compound of all these in varying combinations. One nationalism will emphasize the element of dogma, another. अब ये देखें ना, it's more like a debate. So ये conclusion की तरफ जा रहा है, तो ये अपनी पूरी debate को sum up कर रहा है.
One nationalism will emphasize the element of dogma, another that of sentiment, still another that of policy. The same nationalism may appear sometimes to underline its doctrinal foundation and sometimes to over accentuate its mythical content. However, it is unwise to underestimate or ignore the role of myth in nationalism. They are liable to obsess the minds of their creators and thus to become not true but real. So myths जो है, role of myths जो है उसको हम undermine नहीं कर सकते, क्योंकि myths जो है they are liable to obsess the minds of their creators and thus to become not true but real, and a real myth is a sword which few know how to sheath. Such a beautiful sentence कि ये जो रियल मिथ्स होती हैं वो असल में आपके लिए एक वेपन का काम करती हैं कि आपने मिथ्स को कैसे बनाना है और उस मिथ का इस्तेमाल कैसे करना है. दिस इज़ सच अ गुड इंट्रोडक्शन. ये आपका एक बहुत अच्छे तरीके से एक शॉर्ट एस्से में ये पूरा उतरता है आपका ये जो इंट्रोडक्शन है इसका. और अगर आप इसका देखें, इंट्रोडक्शन जो था, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था, वो कॉम्प्लेक्सिटी को हाईलाइट कर रहा था कि बड़ा कॉम्प्लेक्स वर्ड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है. फिर हमने देखा उसको हु पार्ट में हम लेकर आएंगे, इसमें अटेंशन कैचर नहीं था. ये इंट्रोडक्शन शुरू हुआ जिसे हम जब आगे ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो उससे मैं कहती हूँ हु, और उसके बाद आपकी व्हाट एंड वेयर, व्हेन एंड वेयर आया. व्हेन एंड वेयर में बताया कि क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे हुई, और फिर क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट के बाद आपके पास आया कि ये जो नेशनलिज्म का सेंटिमेंट है, वाई दिस सेंटिमेंट. तो आपके पास 13 जो थे वो एस्पेक्ट्स आए, और ये 13 के 13 एस्पेक्ट्स जो हैं ये कैसे काम करते हैं. ये जो आपके पास एक ये वाला पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ आए थे, आपको बताया था कि हाउ दीज थिंग्स आर वर्किंग टुगेदर इन शेपिंग अ नेशन. और फिर हमारे पास ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ आया. दिस इज़ अ वेरी गुड पीस ऑफ राइटिंग आपके एस्से के पेपर के लिए भी, और किताब भी बहुत अच्छी है आपके पाकिस्तान अफेयर्स के सब्जेक्ट के लिए. अब हमारा इसके बाद दूसरा काम ये है कि वी हैव टू मेक आउटलाइन. पढ़ लिया तो पढ़ने में डिसाइड करें कि चीज़ें इंपॉर्टेंट कौन सी हैं, लेस इंपॉर्टेंट कौन सी हैं. जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनके पॉइंट्स बनाएं, और फिर उसी से हमने अपनी आउटलाइन को तरतीब देना होता है. दिस इज़ ऑल इन दिस लेक्चर. आई होप कि आपको जो रीडिंग में मसाइल आते होंगे वो आज के बाद नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने अपने यही जो मेरा पिछले 5-6 साल का एक्सपीरियंस है उसमें से ये एसेंस निकाला है कि किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस को ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है कि बच्चे जो हैं वो मैक्सिमम लर्न करें. आई एम डूइंग माई पार्ट. नाउ इट इज़ योर जॉब टू रीड इन द सेम वे एंड देन टू राइट. जब तक आप लिखेंगे नहीं ना, आपके मसाइल हल नहीं होंगे. ठीक है, दैट्स ऑल.